पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 15 लाख करोड़ की बात की है कि बड़ा घोटाला हुआ है। किस तरीके की जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या जेपीसी की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए? किस तरीके की जांच की डिमांड करते हैं आप? हमें सलाह दी जाती है मोहित जी कि शादियां अपने घर में जो है ना थोड़ा डिले कर दो, सोने की अंगूठी मत खरीदो, मंगलसूत्र मत खरीदो। प्रधानमंत्री आके अपने मन की बात सुना के चल देते हैं। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा लाखों करोड़ का घोटाला हुआ। एक फोटो चल रही है सोशल मीडिया पे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले की उनकी फोटो है इस व्यक्ति के साथ। इतना फोटो कैसी है, असली है नकली है, वो आप जानिए, चल रही है। इतना बड़ा घोटाला उनकी नाक के नीचे हुआ और होता रहा और वो चुप रहे, सारी एजेंसीज चुप रही। तो ये क्या माने हम इसको? ये हिस्सेदारी है, ये भागीदारी है, ये चौकीदारी है, ये है क्या? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ईडी जागिए, सरकार को हम कह रहे हैं जागिए, इंक्वायरी करके कुछ तो बताइए, जवाबदेही तो तय करिए कि इतने साल तक आपने ये घोटाला कैसे होने दिया। हाँ जी, अब बीजेपी सरकार का हमेशा दावा रहता है कि मोदी जी को ना पत्ता नहीं हिलता, और अभी वो बार बार देश के किसानों से, मजदूरों से अपील कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब, और ये घोटाला भी कई साल चल रहा था, 2024 में भी प्रकाशित में आया, सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या लगता है अभी इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स जनता को देखने के लिए बाकी हैं? अब लोग अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक भरवाते हैं ना, जब पूरा कराने में डर लगता है कि कहीं ईडी नहीं आ जाए। सब इतना पैसा कहां से आ गया कि आपने पूरा पेट्रोल टैंक भरा दी। लेकिन इतना बड़ा घोटाला और एजेंसीज नहीं पहुंची, तो ऐसा, ये तो बाहर आना पड़ा क्योंकि एक कंप्लेंट थी। माधवी जी 7 महीने उस कंप्लेंट पर बैठी रही। कितने दिन तक बैठोगे? आपको भी, आप स्टैट्यूटरी बॉडी हो, आपसे भी पूछा जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप। चलिए 2 साल बाद कर दिया आपने, अब रिपोर्ट आ गई। ऐसे अनेक घोटाले आए हैं, आ रहे हैं, आएंगे। लेकिन ईडी वाले राजेश जी के यहां कब जाएंगे, ये हमारा सवाल है। मैंने देखा था। यही है, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा इसीलिए कहते हैं। एजेंसी जो है ओवरबर्डन है पॉलिटिकल काम से, और राजेश सुरेश पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं। हम ये सोच भी रहे थे उस दिन कि ईडी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को हम एक बार बुलाएं और पूछें उनसे, आपको ओवरटाइम मिलता है? क्योंकि आप तो पूरे 24 घंटे पॉलिटिकल लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ईडी के कर्मचारियों और अधिकारियों को मोदी सरकार थोड़ा ओवरटाइम जरूर देती होगी। ओवरबर्डन्ड हैं, बेशक ओवरबर्डन्ड हैं, ओवरटाइम भी शायद नहीं मिलता होगा। हमें इन पर दया भी आती है, बुरा भी लगता है। इनके भी परिवार हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब ईडी के कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जो घर जाते हैं तो उनके घर वाले उन्हें नहीं पहचानते, दिन भर बेचारे बाहर रहते हैं, कभी कांग्रेस के किसी नेता के पीछे, कभी किसी और विपक्ष के नेता के पीछे। जब तक ईडी विपक्ष के नेताओं को नरेंद्र मोदी नामक ब्रांड की वॉशिंग मशीन में नहीं ले जाते, अमित शाह के वॉशिंग पाउडर में नहीं धुलवाते, तब तक उनका काम नहीं खत्म होता। तो ओवरबर्डन हैं, इसलिए असली जो चोर हैं वो बच के भाग रहे हैं। Pawan sir, in 2014 we have seen the bank balance of Rajesh Exports that claimed around 9,826 crores in bank balance. But at the same point, it has shown the debt of around 2,700 crores. So it was quite questionable at that time in 2014-15 also that the company with a surplus of money was having a debt of around 2,700 crore. So these were the lapses that were also pointed out at that point of time. So did it go without check and balance? Well, there are several such companies where you will see the debt as very high and the ratio very high.
Yet they keep getting work, they keep getting business, they keep getting the patronage of the government, and they keep going unchecked. This is not the first example. There are several examples, and we've spoken about those examples in the past also, and we'll keep highlighting more examples, more such examples. You're right, it definitely went unchecked. इस पे अगर नहीं है तो फिर पूछ लीजिए. मैं हरिओम हूँ झारखंड रिपोर्टर से. झारखंड से इस पे पहले इसी कर दें. नहीं इस पे तो हमारा एक्सपर्टीज नहीं है सर. हमारा एक्सपर्टीज इस पे है. वो झारखंड पे मेरा एक्सपर्टीज नहीं. दूसरा सीट जो है उससे जीतने को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग? हम 7 सीटें जीत रहे हैं. हाँ जी. देखिए, उनका तो नुकसान भारी हो ही रहा है. उसके साथ साथ आप जो निवेशकों के लिए माहौल होना चाहिए अर्थव्यवस्था में, एक समाज में, वो माहौल आप खत्म कर चुके हो. क्रेडिबिलिटी ऑफ योर मार्केट इज ओवर. तो कौन इन्वेस्टर आएगा, मुझे ये बताइए. अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 400 करोड़ पर आवर इन्वेस्टमेंट्स यहां से बाहर जा रही है. 400 करोड़ प्रति घंटे के हिसाब से इस देश से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की जा रही है. कारण ये है आपके सामने. जब इस तरह के घोटाले होते रहेंगे और सेबी सोता रहेगा, एजेंसी सिर्फ पॉलिटिकल काम करेंगी, तो जाहिर सी बात है निवेशक रूठ कर चला जाएगा, निवेशक अपना पैसा विड्रॉ करेगा. Sir, you have been continuously raising a concern regarding the relations of India with Russia. Now, recently a statement has been given by Vladimir Putin in which he has not just lauded the leadership of Prime Minister Narendra Modi, but he has also stated that the Western pressure is not going to make any impact on these ties. So, what's your take up on it? So, in diplomacy, you never punch someone directly. You always wear a velvet glove. Unfortunately, since the morning, all that all of you have been talking about is the velvet glove and not the punch. The velvet glove is praising Modi. Everyone knows Modi loves it. But the punch is a warning. What is the warning? Do not get close to America. That's the punch. And in recent times, over the last 10, 20, 30 years also, 20 years at least, post 1991, one has not heard this kind of a language being used by international players for another sovereign country. This also shows the complete collapse of the credibility of our foreign policy. If Russia is coming and giving us an advice publicly, I think that's the story and not the velvet glove कि साहब he praised Modi. मोदी जी की तारीफ कर दी तो वो सारी न्यूज वहां चली गई. साहब तारीफ के बाद क्या बोला, और तारीफ की भी इसीलिए क्योंकि उसके बाद कुछ बड़ा बोला. एक ऐसी सलाह दी जो कूटनीति में बहुत सालों से हमने नहीं किसी देश को एक दूसरे को देते हुए सुना, वो भी सार्वजनिक रूप से. कूटनीतिक भाषा में जब भी किसी को कड़वा बोला जाता है, उसमें बहुत चाशनी घोली जाती है. तो आप सिर्फ चाशनी से कंफ्यूज मत होइए, उसके पीछे छिपी कड़वाहट पर जाइए. और वो कड़वाहट दर्शाती है कि हमारी विदेश नीति की जो प्रासंगिकता है वो ध्वस्त होती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने. पवन जी, दो छोटे सवाल हैं. एक तो डीएमके से संबंधित मेरा सवाल है कि क्या आप लोग 8 तारीख को जो बैठक करने जा रहे हैं उसमें डीएमके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि डीएमके ने तो मना कर दिया. दूसरा सवाल ये है कि जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है 4:30 बजे. खबर यह है कि दोनों ही सीट पे जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है. 5 तारीख है आज, फिर 8 तारीख की आप बात कर रहे हैं. 5 और 8 के बीच में और भी लोग आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, फिर पूछ लीजिएगा. अभी फोकस इस पर कुछ हद तक जो आपने दूसरा सवाल पूछा उस पर है, क्योंकि अभी राज्यसभा की नॉमिनेशंस चल रही हैं. थोड़े दिनों में, थोड़े घंटों में, कुछ दिनों में सब क्लैरिटी आ जाएगी. हमें पूरा विश्वास है कि हम बीजेपी को परास्त करेंगे. सर, कल कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है. इस मामले में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है?
प्रोटेस्ट सबको करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हम कर ही रहे हैं, करना चाहिए, उसमें क्या स्टैंड होता है। थैंक यू। अब मैं जा रहा हूं बैंगलोर।